नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। अब से पहले तक आप मेरा ये प्रोग्राम दोपहर को 1:30 बजे देखा करते थे, लेकिन अब शाम को 7 बजे मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। ये नया बदलाव, कुछ नई तब्दीलियां इस प्रोग्राम को जो आप लोगों का प्यार मिल रहा है उसके मद्देनज़र, उसे देखते हुए लाई गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार और सहयोग पहले की तरह ही मुझे मिलता रहेगा, इस प्रोग्राम को भी मिलता रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक और ज़रूरी बात मैं आप सबको बताऊं कि पिछले कुछ दिनों से मैं गैर हाजिर था, और उसकी वजह यह थी कि परिवार में कुछ परेशानी थी। मेरी माताजी काफ़ी बीमार थीं और हॉस्पिटलाइज्ड थीं, लेकिन अब वो रिकवर होकर घर आ गई हैं। मैं खुश हूँ और एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं और एक बहुत पुरानी कहानी आप लोगों को सुनाते हैं। वो कहानी जो साल 1988 की है, यानी उस ईयर की जब मैं महज क्लास 8th में पढ़ा करता था, 8वीं क्लास का एक बच्चा था। और ये कहानी है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की। उन दिनों बेंगलुरु में एक सिंधी परिवार रहा करता था। आप सिंधी लोगों को जानते हैं, उनकी गिनती बहुत कर्मठ लोगों में होती है और बहुत अच्छे बिजनेसमैन वाली स्किल सिंधी समाज के लोगों में पाई जाती है। पूरे देश में वो फैले हुए हैं, लेकिन राजस्थान और गुजरात में सिंधियों की अच्छी खासी तादाद है। तो ये जो सिंधी परिवार है, ये भी पाकिस्तान से माइग्रेट होकर यहाँ आया था, और पहले इनका परिवार कुछ समय तक कोलकाता में, कुछ समय तक दिल्ली में रहा, और फाइनली कोलकाता और मुंबई में रहा, और फाइनली ये बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। और बेंगलुरु में इन्होंने एक छोटे से आम की दुकान से अपनी शुरुआत की, यानी फल की दुकान से। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, इनमें बिजनेस स्किल बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इस परिवार ने बहुत जल्दी माहौल को भांपा और रियल एस्टेट में इन लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। और इसका नतीजा ये हुआ कि वो देखते ही देखते काफ़ी धनाढ्य, काफ़ी अमीर परिवारों में इस परिवार की गिनती होने लगी। और ये पूरा सिंधी परिवार बेंगलुरु के नामी और मुअज़्ज़िज़ लोगों में उन दिनों गिना जाने लगा। ये परिवार रहता था विधाना सौदा इलाके में, और इस परिवार की मुखिया थी एक महिला जिनका नाम था सावित्री देवी। तो ये इस पूरे परिवार का परिचय है। और सावित्री देवी के 5 बच्चे थे जो अलग अलग जगहों पर थे। 2 बेटे खुद उनके साथ बेंगलुरु के उनके मकान में रहते थे, विधाना सौदा एरिया में, और बाकी बेटियों की शादी हो चुकी थी। एक बेटा कहीं किसी दूसरे राज्य में रहा करता था। तो ये था उनका पूरा परिवार, और उनके पति का निधन हो चुका था। अब जो क्राइम की शुरुआत हुई, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। ये तारीख है 21 सितंबर 1988 की। शाम के 7:30 बज रहे थे, और विधाना सौदा एरिया में जो इनका कई मंजिला मकान है, तकरीबन 3 मंजिला मकान उस समय था, उस मकान में सावित्री देवी अपने कमरे में बैठकर चित्रहार देख रही थी। पुराने लोगों को पता है, चित्रहार दूरदर्शन पर आने वाला एक फिल्मी गानों का शानदार प्रोग्राम हुआ करता था, और उस समय इतने विकल्प तो लोगों के पास थे नहीं, तो चित्रहार सारे लोग बहुत चाव से देखा करते थे। तो सावित्री देवी चित्रहार देख रही थी और सब कुछ बहुत बढ़िया था। अचानक हुआ ये कि कुछ लोग दनदनाते हुए उनके घर में घुस आए, और घुस आने के बाद उन्होंने देखा सावित्री देवी सामने हैं। तो जो भी घर में घुस आए थे हमलावर, उन्होंने सावित्री देवी पर सीधे हमला कर दिया, उनकी गला घोंटने की कोशिश की, उनके साथ मारपीट की। और जब वो चिल्लाने लगी, अपने बचाव में शोर मचाने लगी, तो उनका पोता जो ऊपर के फ्लोर में था, 17 साल का, जिसका नाम था सुनील, वो वहाँ से भागता हुआ नीचे आया। उसने देखा कि दादी पर कुछ लोग टूट पड़े हैं। तो दादी तो खैर बुजुर्गवार थी, दादी बहुत ज़्यादा रिटेलिएट नहीं कर पा रही थी। 17 साल के पोते ने काफ़ी विरोध करने की कोशिश की, लेकिन ये जो हमलावर थे उन्होंने दादी यानी सावित्री देवी की तो गला घोंटकर जान ली ही, पोता सुनील जो है उसकी भी जान ले ली, उसे भी मार डाला। लेकिन दादी के बाद पोता जब इन हमलावरों का विरोध कर रहा था, तो पोते ने भी शोर मचाई थी। और पोते का शोर सुनकर उस घर में काम करने वाली एक महिला कामगार, जिसे हम हाउसमेड कहते हैं, भाग्या जिसका नाम है, वो जो है उस समय मौके पर पहुंची, और भाग्या का भी वही अंजाम हुआ। हमलावरों ने उसे भी काबू किया और उसे भी फर्श पर निढाल कर दिया। ठीक इसी तरह एक और रिश्तेदार संजय, जो उस वक्त मकान में मौजूद था, वो भी
बाहर से घुस आए इन हमलावरों का विरोध करने के लिए, उनका प्रतिकार करने के लिए पहुंचा था और उस पर भी इन हमलावरों ने बहुत घातक हमले किए और संजय भी बिल्कुल बेसुध होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। इस तरह से एक घर के अंदर चंद मिनट, बल्कि मैं अगर कहूँ स्पेसिफिक तरीके से तो सिर्फ 15 मिनट के अंदर 4 लोग या तो मारे जा चुके थे या बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे और उस घर की कीमती चीज़ें, रुपए पैसे, ये सब लूट पाट कर लोग फरार हो चुके थे। सावित्री देवी का एक बेटा 8:14 पर शाम को अपने घर पहुंचा और जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, घर के अंदर का मंजर देखकर वो दहल गया। उसकी माँ और या तो उसका बेटा होगा या फिर भतीजा होगा सुनील, वो वहाँ पर जो है दोनों की मौत हो चुकी थी और साथ ही भाग्या और संजय, ये लोग वहाँ पर बिल्कुल मुर्दों की मानिंद ही पड़े हुए थे और सारे लोग देखकर समझ रहे थे कि शायद इनकी भी मौत हो गई है। आनन फानन में पुलिस को खबर दी गई और पुलिस ने चारों को, सावित्री को, सुनील को, भाग्या को और संजय को, इन चारों को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। अनफॉर्चुनेटली 2 लोग ब्रॉट डेड बताए गए, यानी सावित्री और उनका पोता सुनील, जबकि मेड भाग्या और एक और रिश्तेदार संजय, उसकी जान बच गई। ये लोग रिकवर कर गए। लेकिन इस तरह देखा जाए तो एक डबल मर्डर की बहुत बड़ी घटना हो गई और 1988 की ये बात है। उस समय पूरा बेंगलुरु शहर जो है दहल गया। अखबारों की सुर्खियां बनी और इसलिए भी सुर्खियां बनी क्योंकि यह हाई प्रोफाइल मामला था। एक तो घर में घुसकर पॉश इलाके में इस तरह से हमला, लूटपाट और ऊपर से सावित्री देवी जैसी शख्सियत का कत्ल, उनके पोते का कत्ल, ये सब बेंगलुरु के अखबारों में बहुत बड़े लेवल पर ये सब कुछ छा गया, छपने लगा और पुलिस के लिए भी ये प्रेशर, ये चुनौती बन गई कि जल्द से जल्द वो इस मामले को सुलझाए। तो खैर, अब पुलिस जब सीन ऑफ क्राइम पर पहुंची तो उस ज़माने में इतना टेक्नोलॉजी एडवांस तो था नहीं कि हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है और सीसीटीवी कैमरा जगह जगह लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट मिले किसी को, ये सब था नहीं। बहुत मैनुअल तरीके से पुलिसिंग होती थी। तो पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। अब पुलिस ने ये जो सावित्री देवी और उनका परिवार है, उनके नाते रिश्तेदारों से, उनके साथ काम करने वाले लोगों से, रियल एस्टेट के बिजनेस में जिनके साथ उनका उठना बैठना था, इन सारे लोगों से पूछताछ करने की शुरुआत की और ये जानने समझने की कोशिश की कि आखिर इस घटना के पीछे कौन हो सकता है। रही बात क्लू की, तो मौका वारदात से पुलिस को क्लू के नाम पर सिर्फ लाल रंग का एक तौलिया मिला था। अब एक तौलिया जिस पर न तो किसी का नाम है और नहीं तभी डीएनए टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड थी कि उससे पता चल जाता, तो वो तौलिया किसका है पुलिस को ये नहीं पता चल पा रहा था। लेकिन वो तौलिया इस मामले का इकलौता क्लू था जिससे पुलिस इस मामले को सुलझा सकती थी। तो पुलिस ने तमाम लोगों से पूछताछ की, जितने भी लोगों का मैंने जिक्र किया, लेकिन पुलिस को शुरुआती पूछताछ में कोई कामयाबी नहीं मिली। अलबत्ता जब पुलिस ने और डीप इन्वेस्टिगेशन किया तो पुलिस को एक कारपेंटर का पता चला जो सावित्री देवी और उनके परिवार के साथ बहुत नज़दीक था, उनसे जुड़ा हुआ था। क्योंकि वो खुद रियल एस्टेट का काम करते थे तो ये कारपेंटर उनके लिए काम किया करता था। इस कारपेंटर का नाम था पलानी। तो ये पलानी नाम का जो कारपेंटर था, पुलिस ने उससे भी पूछताछ की। सबसे पूछताछ कर रही थी तो पलानी से भी पूछताछ की और पलानी से जब पूछताछ की तो पलानी ने उस तौलिए को देखकर ये शक जताया कि यह तौलिया शायद राजन का हो सकता है। अब सवाल यह है कि राजन कौन था, इस राजन ने कैसे ये प्लानिंग की और घर में घुसकर इस तरह से कोहराम मचा दिया, 2 लोगों की हत्या कर दी, लूटपाट कर लिया। ये राजन कौन था? अब पुलिस राजन के बारे में जानकारी जुटाने में लग गई। तो राजन के बारे में पुलिस को जो जानकारी मिली वो कुछ यूं है। राजन बेसिकली केरल के छंगा रेड्डी का रहने वाला एक आर्टिस्ट था, एक कलाकार था, एक पेंटर था और उसकी पेंटिंग काफ़ी अच्छी थी। उसका बड़ा नाम, बड़ी शोहरत उसे थी। तो राजन की एंट्री इस स्टोरी में अब से कई महीने पहले हुई थी। कई महीने पहले यूं हुई थी कि सावित्री देवी की एक बहू अपने कमरे में डूबते हुए सूरज का एक पोर्ट्रेट बनाना चाहती थी। एक लैंडस्केप, मैं कहूँगा एक लैंडस्केप बनवाना चाहती थी। तो सावित्री देवी ने पहले अपने नोन कारपेंटर पलानी से बातचीत की थी और पलानी से कहा था कि किसी ऐसे आर्टिस्ट को बुलाओ जो बढ़िया सा एक लैंडस्केप डूबते हुए सूरज का मेरी बहू के कमरे में बनाकर दे। तो पलानी ने दिमाग दौड़ाया और उसका कनेक्शन था राजन नाम के एक कलाकार से जो केरल का रहने वाला था, छंगा रेड्डी का। अब राजन को बुलाया गया और राजन को
इस परिवार ने, सावित्री देवी के परिवार ने वो काम ठेके पर दे दिया। राजन ने कई दिन लगाकर बहुत सुंदर डूबते हुए सूरज की एक पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप बनाई, तस्वीर बनाई, और वो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनी, जिसके बदले में सावित्री देवी और उनकी बहू ने राजन को ठीक ठाक पैसे भी दिए। और एक तरह से देखा जाए तो राजन को अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता था वो देकर संतुष्ट करके भेजा। लेकिन इसके बावजूद शायद राजन के मन में कोई खोट या कोई चोर आ गया था, जिसके चलते इस मामले में अब राजन का हाथ होने का शक पलानी को लगने लगा था। क्योंकि जो तौलिया वहाँ मौके पर मिला था, पलानी को ये याद आ रहा था कि इस तौलिए का इस्तेमाल शायद राजन किया करता था, लाल रंग के तौलिए का। अब पलानी की निशानदेही पर या पलानी के बताने पर राजन नाम का एक कैरेक्टर, एक आर्टिस्ट इस मामले में पुलिस की रडार पर आ चुका था। लेकिन इस राजन को पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने अब राजन के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। केरल फौरन चले जाना भी आसान नहीं था। उस समय ट्रैवलिंग भी इतना आसान काम नहीं था। ऐसा नहीं कि ट्रेन बस नहीं थे, ट्रेन बस बिल्कुल थे, लेकिन एक्सेसिबिलिटी और रीच इतनी आसान नहीं थी, फ्लाइट इतने फ्रीक्वेंट्स नहीं थे, और लोगों की अफोर्डेबिलिटी भी नहीं थी। यहाँ तक कि सरकारी महकमों के पास भी इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी कि वो फ़ौरन किसी क्रिमिनल को फॉलो करने के लिए फ़्लाइट ले लें। तो खैर, इस मामले में अब राजन के बारे में पुलिस को जानकारी जुटानी थी। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो पुलिस को पता चला कि राजन का एक रिश्तेदार, जिसका नाम है वेणु, वो बेंगलुरु में ही रहता है। पुलिस को लगा कि हो सकता है कि वेणु को राजन के बारे में कोई जानकारी हो। पुलिस ने वेणु को इंटरसेप्ट किया, वेणु को अपने कब्जे में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। और जैसा कि पुलिस को शक था वही हुआ। वेणु राजन के बारे में जानता था और वेणु ने पुलिस को ये बताया कि हाँ, राजन यहाँ आया था और यहाँ आने के बाद वो अपने कुछ दोस्तों के साथ इस घटना को अंजाम देकर एक ट्रेन से केरल वापस चला गया है। कौन से ट्रेन से केरल वापस गया है? तो उस ट्रेन का नाम है आइलैंड एक्सप्रेस। ये उन दिनों ये ट्रेन बेंगलुरु से कन्याकुमारी के बीच चलती थी। अभी चलती है या नहीं मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन आइलैंड एक्सप्रेस से राजन और उसके साथियों के बेंगलुरु से वापस जाने की जानकारी वेणु ने अब पुलिस को दी। अब पुलिस के सामने ये चैलेंज था कि एक चलती ट्रेन से फरार हो रहे डकैत और कातिलों के एक गैंग को पुलिस कैसे पकड़ी। मैंने आपको बताया कि उस समय एक्सेसिबिलिटी इतनी नहीं थी, पहुंच इतनी ज़्यादा नहीं थी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करना इतना आसान नहीं था। लेकिन पुलिस ने, चूंकि हाई प्रोफाइल मामला था, तो पुलिस ने इस मामले में फ़्लाइट लेने का फैसला किया। और अब इस मामले में थोड़ा कॉमेडी भी है। कॉमेडी ये है कि जो पुलिस के 2 इंस्पेक्टर्स थे, उनको तो फ़्लाइट टिकट डिपार्टमेंट की ओर से दिए गए स्पेशल केस में, लेकिन साथ ही ये जो आदमी था वेणु, जो राजन को पहचानता था, रिश्तेदार था, पुलिस को लगा कि अगर इसको लेकर नहीं जाएंगे तो राजन को पकड़ेंगे कैसे, हम तो उसे पहचानते भी नहीं हैं। तो पुलिस ने वेणु को भी अपने साथ ले लिया। अब यहाँ हास्य देखिए या कॉमेडी देखिए कि वेणु खुद 2 पुलिस वाले जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो तो खैर प्रोफेशनल थे, लेकिन खुश वो भी थे कि उन्हें फर्स्ट टाइम फ्लाइट में ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुश वो वेणु था जो पुलिस वालों का इन्फॉर्मर बन के अपने एक रिश्तेदार राजन की गिरफ्तारी करवाने के लिए बेंगलुरु से त्रिवेंद्रम जा रहा था। और उन दिनों वेणु ने अपनी ये खुशी जो है पुलिस वालों से भी साझा की थी। तो खैर, ये एक पहलू है इस पूरे मामले का, लेकिन इसका डायरेक्टली इस केस के इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन खैर, वेणु को लेकर पुलिस की टीम जो है पहुंची वहाँ त्रिवेंद्रम। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि त्रिवेंद्रम में जब ये फ्लाइट लैंड करने वाली थी दोपहर को 3:30 पर, उससे ठीक 15 मिनट पहले त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन पर आइलैंड एक्सप्रेस पहुंच जाती। अब ट्रेन और फ्लाइट के बीच का गैप 15 मिनट का, फ्लाइट से बाहर निकलने के बाद एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक पहुंचना। पुलिस ये बात अच्छी तरह समझ गई कि अब इस फ्लाइट के सहारे तो कम से कम हम कातिलों तक नहीं पहुंच पाएंगे। पुलिस की टीम फ्लाइट पे थी ज़रूर, एयरपोर्ट पहुंच ज़रूर गई थी, लेकिन चूंकि पुलिस के लिए अब ट्रेन में उनको पकड़ना संभव नहीं था क्योंकि ट्रेन पहले पहुंच गई थी, तो पुलिस की जो टीम है उन्होंने बेंगलुरु में अपने और सीनियर ऑफिसर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म किया। अब बेंगलुरु में जो सीनियर ऑफिसर्स की टीम थी, उन्होंने तय किया कि अब वो भी एक और टीम भेजेंगे, जिस टीम को वहाँ केरल में जाकर इन गुनहगारों को पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाएगी। और इस टीम में
जो पुलिस वाले हैं वो तो होंगे ही, ऐसे पुलिस वालों को रखा जाएगा जो मलयालम बहुत बढ़िया बोलते हैं, यानी जिनको केरल में काम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो खैर कुछ ऐसे पुलिस वालों को चुना गया जो बेहतरीन मलयालम बोलते हैं, फ्लुएंट हैं, और साथ में उन्होंने पलानी नाम के उस कारपेंटर को भी लिया जो राजन नाम के उस आर्टिस्ट को जानता था। तो खैर पलानी को लेकर अब एक टीम पहुंची वहां केरल, त्रिवेंद्रम, और त्रिवेंद्रम पहुंचकर इन लोगों ने जो वो जगह था छंगारेड्डी, वहां जाने का फैसला किया। इस बीच पुलिस को यह भी पता चला कि शायद कुछ क्रिमिनल, ये जो अटैकर और किलर्स हैं, ये इनमें से कोई जो है वो तमिलनाडु चला गया है, और तमिलनाडु के भी एक जगह के बारे में पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस की एक टीम ने वहाँ भी रेड की। आप बस इस बात पर ध्यान दीजिए कि कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, कोई लोकेशन नहीं, कोई CDR नहीं, कोई CCTV नहीं, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और इसके बाद पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी कर रही है। तो खैर पुलिस की एक टीम ने तमिलनाडु के एक पर्टिकुलर जगह पर छापेमारी की, और वहाँ राजन के साथ शामिल कुछ और रॉबर्स और किलर्स के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाने की कोशिश की। वहां जो लोग पुलिस को मिले छापेमारी वाली जगह पर, उन सारे लोगों ने राजन के किसी एसोसिएट को जानने से मना कर दिया या फिर वहां होने से मना कर दिया। मगर इत्तेफाक देखिए कि एक छोटा सा बच्चा था, उसने राजन के बारे में ही वहां सुराग दिया। उसने कहा कि अरे आप मेरे मामा को यहाँ ढूंढ रहे हैं, राजन को, लेकिन राजन मामा तो तमिलनाडु में नहीं है, बल्कि वो तो केरल हैं, छंगारेड्डी, वहाँ पर वो रबर का स्टेट खरीदने जा रहे हैं, रबर के पेड़ का बागीचा खरीदने जा रहे हैं। उन्होंने इसकी तैयारी की है। अब ये अपने आप में पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा क्लू था। पुलिस जो है अब पहुंची सीधे छंगारेड्डी, और पुलिस को ये लगने लगा कि जो भी आरोपी हैं वो कहीं और नहीं बल्कि छंगारेड्डी में ही मिलेंगे, क्योंकि राजन खुद भी छंगारेड्डी का रहने वाला है, और उसके साथ जो लोग आए होंगे शायद वो भी वहीं के रहने वाले हों। तो पुलिस जो है अब वहाँ पर छंगारेड्डी में पहुंचकर पुलिस ने मजदूरों का भेष धरा, और अलग अलग जगहों पर जाकर राजन के बारे में और उसके साथियों के बारे में पुलिस पूछताछ करने लगी। और इस बीच जब पूछताछ करने लगी तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। ये जो पलानी नाम के कारपेंटर को लेकर बेंगलुरु पुलिस की एक टीम छंगारेड्डी पहुंची थी, पहले त्रिवेंद्रम फिर छंगारेड्डी, उसने एक बस स्टैंड पर शशि पिल्लई नाम के उस आरोपी को देख लिया जो आरोपी राजन के साथ बेंगलुरु जाकर इस डबल मर्डर को अंजाम देकर आया था। और वो छंगारेड्डी के एक बस स्टॉप पर एक बस से उतरता हुआ इत्तेफाकन पलानी को नजर आ गया। पुलिस वाले तो उसे नहीं पहचानते थे, लेकिन पलानी ने उसे देखते ही पहचान लिया कि अरे ये तो राजन का साथी है, शशि पिल्लई। फौरन पलानी ने टिप ऑफ दिया और पुलिस की टीम ने शशि पिल्लई नाम के उस कथित कातिल आरोपी को, जो राजन का साथी है, उसे दबोच लिया, उसे पकड़ लिया। इस तरह से इस केस में पुलिस को पहली कामयाबी मिली, जिससे पूछताछ में उसने कबूला भी कि हाँ उसने राजन के साथ मिलकर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। अब पुलिस ये पता करना चाहती थी कि इस केस का मास्टरमाइंड यानी राजन, वो आर्टिस्ट कहाँ है, लेकिन राजन के बारे में यहाँ पुलिस को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही थी। पुलिस हालांकि पिल्लई से पूछताछ भी कर रही थी, शशि पिल्लई से, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही थी। अलबत्ता पुलिस को एक बात ज़रूर पता चली कि ये जो राजन है, चूंकि वो एक आर्टिस्ट है, तो वो जब अपना सिग्नेचर करता है कोई भी पोर्ट्रेट या लैंडस्केप बनाने के बाद, उस सिग्नेचर का एक बड़ा यूनिक स्टाइल है। यूनिक स्टाइल क्या है? वो सिग्नेचर में पेंट ब्रश की तस्वीर भी बनाता है। जो आपने देखा होगा ना, वो जो पेंटर होते हैं उनके हाथ में एक प्लेट सा होता है, जिस प्लेट में कई तरह के कलर्स रखे हुए होते हैं और साथ में उसमें ब्रश रखने की भी एक जगह होती है। उसको ब्रश और पैलेट या पिलेट जो भी है वो कुछ कहते हैं। तो वो ब्रश और प्लेट जो है वो सिग्नेचर का एक ट्रेडमार्क स्टाइल था जो राजन अपने सिग्नेचर के साथ बनाया करता था। ये जानकारी पुलिस को मिल चुकी थी लगातार राजन के बारे में जानकारी जुटाते जुटाते, और अब छंगारेड्डी में पुलिस की दो अलग अलग टीमें सिविल ड्रेस में, कोई मजदूर के भेष में तो कोई किसी और भेष में घूम रहा था। और इस पुलिस टीम ने राजन को पकड़ने के लिए तय किया कि वो पेंटर्स के पास जाकर या फिर किसी दुकान में जहाँ बड़े बड़े पेंटिंग लगे हुए हों या जहाँ पेंट का कारोबार होता हो मतलब पोर्ट्रेट वगैरह का, वहाँ जाकर पुलिस राजन के बारे में पता करेगी।
तो पुलिस की टीम सादे लिबास में पहुंची और उन्होंने पहुंचकर राजन पेंटर के बारे में पता करना शुरू किया और अपने आप को बताया कि वो पेंट के बड़े मुरीद हैं और राजन के बारे में बहुत सुना है, जिनका यूनिक सिग्नेचर है, वो कहाँ मिल सकते हैं ये बताइए। तो पुलिस ने जब इस तरह से पूछा तो बहुत सारे लोगों ने जो राजन को जानते थे उन्होंने पुलिस को राजन के बारे में जानकारी दे दी। ये बताया कि छंगारेड्डी में ही उसने एक वर्कशॉप की शुरुआत की है और वो वहीं मिलेगा। पुलिस की एक टीम वहाँ पहुँची, वर्कशॉप में छापेमारी की और वहाँ पर आखिरकार इस डबल मर्डर और रॉबरी का जो मास्टरमाइंड था पेंटर राजन, वो गिरफ्तार कर लिया गया। उसे पुलिस ने पकड़ लिया। राजन ने गुनाह कबूल कर लिया, हत्या करने की बात मानी और उसने बताया कि उसने अपने साथी शशि पिल्लई और एक और आदमी है जिसका नाम है T.O. राजू, इसके साथ मिलकर, कुछ एक और भी लोग थे, इन सारे लोगों के साथ मिलकर इस डबल मर्डर और रॉबरी को प्लान किया था। अब राजन से पूछा गया कि भाई तुमने तो उस घर का नमक खाया, वहाँ तुमने पेंटिंग की, तुम्हें ठीक ठाक पैसे मिले, फिर तुमने इतनी भयानक साजिश क्यों रची? तो उसने कहा कि वो उनके घर की दौलत और वैभव देखकर जो है वो लालच में आ गया था और उसे ये लगा कि उसने इतनी मेहनत से पेंटिंग बनाई लेकिन उसे वो इनाम नहीं मिला जो इनाम या जो रुपए उसे मिलने चाहिए थे। तो खैर वो डिससेटिस्फाइड था। इसके बाद वो बेंगलुरु से वापस आया अपने घर छंगारेड्डी, वहाँ अपने कुछ दोस्तों से मिला और उसने बताया कि वो बेंगलुरु में एक जगह कारोबार के लिए गया था, मतलब पेंटिंग के काम के लिए, और वहाँ पर उसे काम तो मिला लेकिन प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं मिला। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उनके पास बहुत पैसे हैं, लेट्स प्लान अ रॉबरी, चल के वहाँ रॉबरी करते हैं और फिर वहाँ से जो भी रुपए मिलेंगे फिर हम यहाँ रबर का एस्टेट खरीदेंगे, रबर का बागीचा खरीदेंगे और हम भी धीरे धीरे कारोबार बढ़ाएंगे और अमीर आदमी बनेंगे। तो दोस्त इस झांसे में आ गए। आपको पता है केरल में रबर की खेती बहुत ज़बरदस्त होती है, पेड़ों के बागीचे होते हैं जिससे रबर निकाली जाती है। तो राजन ने ये प्लानिंग की और राजन के साथ उसके कुछ दोस्त मिले। इत्तेफाक से जब सावित्री देवी की हत्या हुई, जिस रोज़ उनके घर पर धावा बोला गया 21 सितंबर 1988 को, उसके कुछ ही दिन पहले लाखों रुपए कैश के तौर पर उनके परिवार के पास आए भी थे, जो उन्होंने रियल एस्टेट के एक कारोबार में कमाए थे या उस कारोबार के सिलसिले में उनके पास पहुंचे थे। ये लाखों रुपए भी इस गैंग ने उन दो हत्याओं के साथ लूट लिए थे। लेकिन आखिरकार पुलिस ने मैनुअल पुलिसिंग के ज़रिए ही सही एक एक करके कड़ी दर कड़ी जोड़कर इस मामले को सुलझा लिया और किस तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस और एक आदमी के पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ सिग्नेचर, उसके ज़रिए पुलिस ने इस मामले को क्रैक किया। ये देखना, ये जानना अपने आप में बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग है। हालांकि घटना अपने आप में बहुत दुखद है, दो लोगों की हत्या हो गई, एक परिवार तबाह हो गया, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया उसकी तारीफ की जानी चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी राय क्या है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पुरानी ज़रूर है लेकिन ऐसी है जो सुनी जानी चाहिए, जो सुनाई जानी चाहिए। सिंस आज मैं बहुत दिनों के बाद आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं तो मेरी किसी प्रीवियस स्टोरी पर आपका नाम या कमेंट फिलहाल मैं नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं ये सिलसिला जो मेरा चलता रहा है अब तक वो आगे भी जारी रखूंगा। आप सबसे गुजारिश है कि इस कहानी पर आपकी क्या राय है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बस बाकी ये मिलना जुलना और ये सिलसिला आगे यूं ही चलता रहेगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।